हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सिमरन मक्कर और मैं आप लोगों की साइंस एक्सपर्ट। मैं आपके लिए अब आज का नया चैप्टर जो हमारा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, दिस इज चैप्टर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो झट से बच्चे हम लोग अपने समरी पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये जो समरी पॉइंट्स हैं बेटा, जब भी आप पूरा चैप्टर कर लोगे तो ये समरी पॉइंट्स ज़रूर कर लीजिएगा, इन्हें करना नहीं भूलना, क्योंकि ये समरी पॉइंट्स आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये पूरे चैप्टर की समरी हैं, ये हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हम झट से पढ़ते हैं हमारे डिफरेंट जो समरी पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है जो करंट फ्लो करता है, द मूवमेंट ऑफ द करंट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट की डायरेक्शन होगी आपको उसको ऑपोजिट लेना है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ये पॉइंट लर्न करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो समरी पॉइंट है दिस चैप्टर का, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यू हैव टू लर्न इट, जनरली 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको लर्न करने हैं ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज अ सेल और अ बैटरी। अ सेल जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि किस में मेजर किया जाता है इसको। इट इज मेजर जनरली इन वोल्ट एंड द साइन ऑफ द वोल्ट इट इज V, कैपिटल V। रेजिस्टेंस देखते हैं, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है। रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। इट कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ओके, ये मैग्नीट्यूड के करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है। इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इट इज ओहम एंड द साइन ऑफ दिस ओहम इज लाइक दैट। ओके, I am moving toward the next question. This is very important from examination point of view. What is Ohm's law? Ohm's law क्या है? The potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it. Okay, you have to learn that Ohm's law. और ये क्या करता है? It provides its temperature remain the same. Okay, you have to learn that Ohm's law. आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं हमारे इस चैप्टर के वो Ohm's law पर ही बेस हैं। नेक्स्ट देखिए समरी पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली ऑन। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? आप लोगों को पता है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस है जिनमें से करंट फ्लो इजीली दैट आर नोन एज अ कंडक्टर, और जिनमें करंट पास नहीं होता उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। और जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड डायरेक्टली अपॉन इट्स लेंथ एंड इट इज इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आप लोग समझते ही हो। इट मीन जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ के इंक्रीज होने पर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट आल्सो इंक्रीज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज होगा तो हमारी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो भी क्या होगी? वो डिक्रीज होगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑन इट। ओके, एंड इट इज ऑल्सो ऑन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। ये 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमारी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो डिपेंड करती है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड थर्ड इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। दीज आर ऑल्सो द समरी पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सेवरल रजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, अगर हमारे पास बहुत सारी सेवरल रजिस्टर्स हैं और हमने उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ देयर सम। हम लोगों को उनका सम कैलकुलेट करना है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रजिस्टर्स। अगर हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं इफ दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, ओके, तो हम लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल के लिए RP, और हम लोग उनके लिए रिप्रेजेंट करेंगे उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट डेसिपेटेड इन अ रजिस्टर इट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू VIT। ये आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करना है। ये फॉर्मूला आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब देखते हैं जो हमारी यूनिट है पावर की, द यूनिट ऑफ द पावर इट इज वॉट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन W।
1 watt of the power it is consumed when 1 ampere of the current flows at a potential difference of 1 volt. Okay, ये definition आपको learn करनी है. The commercial unit of electrical energy. Okay, हम लोगों को पता है कि जो हमारे जो commercial unit होते हैं electrical energy it is kilowatt hour. ओके जो पावर की यूनिट है नो डाउट इट इज़ वॉट, बट दीज आर द स्मॉलर यूनिट. और जो हमारे जो कमर्शियल यूनिट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम लोगों को बड़ा यूनिट चाहिए. सो जनरली इट इज़ मेजर्ड इन किलोवाट आवर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, किलोवाट आवर. इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द 1 किलोवाट आवर इन जूल. इट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10 raised to power 6 जूल. It is clear to all of you. You have to learn this point बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लेना है. Now the next अगर हम मूव करते हैं बेटा, ये तो समरी पॉइंट थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के. What are the different questions जो हैं इस चैप्टर में, जो हमारा CBSE है कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछता है. ये जो वीडियो है मेन आप लोगों की इसी की प्रैक्टिस के लिए बनी हुई है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन. ये जो आपने अभी समरी पॉइंट पढ़े थे ना, फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा था बिल्कुल लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि जो रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो इलेक्ट्रिकल वायर की है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है ऑफ मेटेलिक वायर. डिपेंड अपॉन देखते हैं लेंथ, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इट इज इट्स थिकनेस. थर्ड ऑप्शन इट्स शेप. या लास्ट ऑप्शन नेचर ऑफ ऑल द मटीरियल. तो आंसर ऑफ जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज it depend upon the nature of the material. ओके, नेचर ऑफ द मटीरियल. तो जो हमारा जो आंसर जो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल. नेचर ऑफ द मटीरियल कैसे बेटा, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो मटेरियल कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसी के ऊपर जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करेगी. इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. जो राइट आंसर है जो इस क्वेश्चन का इट शुड बी आंसर डी. हम नेक्स्ट मूव करते हैं. इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आप लोगों को पता है कि वेरी शॉर्ट को आप लोगों ने बिल्कुल बहुत कम वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट. स्टेटमेंट ये है हमारी क्वेश्चन की, आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. वी नो दैट व्हाट इज द साइन दैट वी यूज फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इक्वल टू V एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इट इज डबल्ड. अगर हम रेजिस्टेंस को डबल्ड कर देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, मतलब कोई भी चेंज नहीं करना हमने V की वैल्यू में. तो हाउ मच डज द करंट चेंज, तो करंट कितना चेंज हो जाएगा ये आप लोगों को पता है. V इज इक्वल टू RI. ओके, आप लोगों ने V को कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं लाएंगे. रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, अगर आप उसको डबल्ड कर रहे हो, इफ इट इज डबल्ड. ओके, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपके लिए डबल्ड. तो I की वैल्यू पर क्या फ़र्क आएगा, ठीक है, इट विल बी बेटा ये हाफ हो जाएगी. अब आप सोचोगे कि ये हाफ कैसे हुई, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल चीज़ से समझा रही हूँ. अगर सपोज करो अगर V की वैल्यू हमारी 4 है और वो कैसे ऑब्टेन्ड हुई है हमारे पास 2 × 2 करके. ओके, अगर R भी 2 है, I भी 2 है. अब इन्होंने नेचुरली हमें बोला कि हमने रेजिस्टेंस को क्या कर देना, डबल कर देना. अगर मैं इसको, ये 2 है, अगर मैं इसको डबल कर देती हूँ, इट मीन्स अगर 2 का डबल कितना होगा, इट शुड बी 4. ओके, इसको आपने वही कांस्टेंट रखना है, ये 4 ही होना चाहिए. तो नेचुरली बच्चे ये जो हमारी I की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास, तो 4 × 1 करेंगे तभी तो 4 आएगा. ओके, इट मीन्स अगर हम इसको, अगर हम R को डबल कर रहे हैं तो नेचुरली हमारे I की वैल्यू नेचुरली क्या हो जाएगी, इट शुड बी हाफ. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इट शुड बी हाफ. हाउ मच डज द करंट चेंज, करंट विल बी हाफ व्हेन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इट शुड बी डबल्ड. ओके, बस आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है. आप लोगों को मैंने बार बार बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ जितना क्वेश्चन पूछा गया है बस उसी के हिसाब से वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखने पे भी कोई आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाला. ओके, और बहुत कम भी नहीं लिखना कि मार्क्स ही नहीं मिले. तो आप लोगों को ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का. अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर के हैं, इट इज़ द केस एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. वही जैसे हम लोगों के पास एक केस स्टडी होती है, आप उसको पढ़ोगे और इसके ऊपर ही बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, उनके हमने आंसर देने हैं. अब देखते हैं हमारे पास ये पैराग्राफ जो है इस पर क्या लिखा है. द करंट इन द कंडक्टर. कंडक्टर आपको पता चली गई, जिनमें करंट फ्लो हो जाता है, दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर. The current in the conductor is directly proportional to the potential difference
across the conductor provide the physical condition of the conductor, that is temperature, length, cross sectional area, and the material does not change. Okay, that means I is directly proportional to V. Okay, putting their proportionality constant R, we get, हम लोगों ने, we know that this is a sign of the proportionality. अब proportionality के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक proportionality constant दे देंगे. हम लोगों ने proportionality constant क्या दिया, हम लोगों ने दिया R, and we get I is equal to VR. Okay, हम लोगों ने इस साइन को हटा दिया with the help of R. Okay, then V is equal to IR. V is equal to IR. Okay, ये समझ में आ गया. This is, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, that we will get like that, V upon R it is equal to I and V is equal to IR. R अगर हम यहाँ पर देखते हैं, V is equal to IR is a constant called, इस constant को क्या बोला जाता है, this is called resistance of the conductor. Okay, substance which flow, not flow, which follow Ohm's law are called ohmic substance. ये भी बहुत important line है. और a linear conductor. For ohmic substances, the slope of the I versus V graph is constant. ठीक है, जो हमारी I versus V graph जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, constant होती है. किसके लिए, ohmic substances के लिए. Substances which do not follow the Ohm's law are called non-ohmic substances. ठीक है, ohmic substances और non-ohmic substances पता चल गए, जिनमें करंट पास हो जाएगा, that are called ohmic substances, and in which the substances which do not follow Ohm's law are called non-ohmic substances. और इनको और भी क्या बोला जाता है, they are also called non-linear conductor. Okay, for non-ohmic substances the slope of the I versus V graph is not constant. डिफरेंस देख लीजिए, जब हमने फॉर द ओहमिक सब्सटेंस के लिए हम लोगों ने I वर्सेस V ग्राफ जो ड्रॉ करा, उसकी जो स्लोप थी वो हमें कैसे मिली, दैट विल बी द कांस्टेंट. और अगर हम नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस के लिए हम लोग I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसकी जो स्लोप होती है दैट शुड ऑलवेज नॉन कांस्टेंट. Okay, a student wants to check the experimentally how the resistance of a lamp varies with the length of the wire. Two sets of reading obtained are shown below. अब देखते हैं कौन कौन सी रीडिंग हमें ऑब्टेन्ड हुई है यहाँ पर. यूजिंग द टेबल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प फॉर द डिफरेंट सर्किट. वो जो टेबल आप लोगों को दे रखा था, आपने उसको यूज़ करके आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प. ओके, आप लोगों को वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि जो वैल्यू है वो हमारे पीछे स्क्रीन पर चली गई. आप लोगों को अमीटर रीडिंग दे रखी थी यहाँ पर, और वोल्ट मीटर रीडिंग दे रखी थी हमारे पास. अगर अमीटर रीडिंग हमारे पास फर्स्ट के लिए इट इज़ 0.2 और वोल्ट मीटर रीडिंग थी 0.4. नेक्स्ट इज़ 1.0 एंड अगर वोल्ट मीटर रीडिंग देखते हैं इट इज़ 3.2. और आप लोगों ने यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. इनको फॉलो करते हुए देखते हैं, ये जो टेबल है इसको यूज़ करते हुए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी. अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, हम लोगों को पता है V इज इक्वल टू आई आर. हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द यूजिंग द टेबल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. हम लोगों ने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, V अपॉन आई इट इज़ इक्वल टू, हम लोग सॉरी एक मिनट, हम इसको इरेज कर रही हूँ, जस्ट अ वेट. देखते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, अगर हम V को यहाँ पर लेकर जाएं डिनोमिनेटर में, V अपॉन आई इट इज़ इक्वल टू R. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर R फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई. तो फर्स्ट कंडीशन के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए. ओके, समझ में आ गया. ये हमारी करंट की वैल्यू, ये एम्पेयर में मेजर होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर A लिखा है. वैल्यू पुट करिए फॉर द फर्स्ट केस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द V, इट इज 0.4. वैल्यू ऑफ द I इट इज इक्वल टू 0.2. पुट कर दीजिए वैल्यू, डेसिमल हटाइए, 4 अपॉन 10. 2 इन, अगर हम 10 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने डेसिमल सिंपल डेसिमल को रिमूव करा है. 10 शुड बी कैंसल्ड बाय द 10 एंड यू विल गेट द आंसर 2 to the 4. इट मीन्स फॉर द फर्स्ट वी गेट द वैल्यू 2. ओके, अब हम सेकंड फाइंड आउट करते हैं. सेकंड कंडीशन के लिए वैल्यू पुट करिए, तो हम लोगों के पास रेजिस्टेंस कितना आएगा, वैल्यू पुट करते हैं. सिमिलरली वही V अपॉन आई फॉर्मूला है हमारे पास. V की वैल्यू उसके लिए देखते हैं, V की वैल्यू है हमारे पास 3.2 और I की वैल्यू देखिए, I की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास, इट इज 1.0.
वही डेसिमल हटाइए, डेसिमल रिमूव करिए। आप लोग जब डेसिमल रिमूव करोगे, ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम देखते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आया, इट विल बी द आंसर वी। ओके, तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, इट इज 2 and 3.2। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इस हमारे केस एंड सोर्स बेस्ड के क्वेश्चंस का। बिफोर द करंट फ्लोज इन द लैम्प, अब ध्यान से देखिए, बिफोर द करंट फ्लोज इन द लैम्प, अभी जो लैम्प के अंदर करंट फ्लो नहीं हुआ, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बिकॉज ये कंडीशन है बिफोर द करंट फ्लोइंग इन द लैम्प। तो वैल्यू दैट वी ऑब्टेन फॉर दिस आंसर, इट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लैम्प व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर? ठीक है, जो आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लैम्प व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ये आपको पता है, ये आई और वी का जो ग्राफ है ये हमें क्या वैल्यू देता है, और वी और आई का ग्राफ क्या हमें रिजल्ट देता है। वी नो दैट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वी और आई के बीच में, तो हम लोगों को मिलता है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस, और अगर हम आई और वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन वी गेट 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वी गेट द ग्राफ लाइक दैट। इट शुड फर्स्ट इंक्रीज होगा, देन इट विल बी डिक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन देखते हैं, साइज ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, सी ऑप्शन इज ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन था हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस साइज कंडक्टर के साइज पर भी डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। तो हमारे जो ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो समरी पॉइंट्स पढ़ाए थे ना, उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करेगी। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि वी आई ग्राफ हमें क्या देता है? वी गेट द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वी आई ग्राफ। अब ध्यान रखना, आप लोगों को वी आई ग्राफ दे रखा है तो रेजिस्टेंस लिखेंगे, और आई वी ग्राफ पूछा है तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड इट कम इन द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? The applied potential difference across a given resistor is altered so that the heat produced per second increases by a factor of 16. Okay? By what factor the applied potential difference change? अब आपको रेशो निकालनी है, कितनी रेशो में जो हमारी applied potential difference है उसमें चेंज आ रहा है। अब ये देखिए, आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, आप लोगों ने H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला आप लोगों ने कई बार इस चैप्टर में करा है, और जब मैंने आप लोगों को अभी करवाया, मैंने V इज इक्वल टू आई आर आप लोगों को बताया। दिस इज द सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास I है उसकी वैल्यू, अगर मैं यहाँ की I की वैल्यू पुट कर दूँ, I को कैलकुलेट करूँ, V अपॉन आर इट इज इक्वल टू I, नो डाउट। अगर मैं सपोज करूँ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड स्टेटमेंट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, H इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है? V अपॉन आर, तो हम V स्क्वायर और R स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास I स्क्वायर है। ओके, दैट इज वाई मैंने इसको V स्क्वायर और R स्क्वायर करा इनटू RT, तो हमारे पास ऑलरेडी था RT। क्लियर? ये ध्यान से देखिएगा, R से हमारा R कैंसिल हो जाएगा, H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T अपॉन R। क्लियर? और अगर हम इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द H एंड V स्क्वायर? ओके, H अपॉन V स्क्वायर, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज V स्क्वायर। ओके, और हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है देखिए वो क्या है? द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ गिवन रजिस्टर इज ऑल्टर्ड सो दैट द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इट इज इंक्रीज। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? इट इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 16 स्क्वायर। मीन्स H की वैल्यू जो भी होगी, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, तो अगर हम H अपॉन H डैश करते हैं, इट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर डैश फॉर द टू सब्सटेंसेस। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर हम हीट के लिए 1 लिख रहे हैं तो हमारे पास जो
हीट प्रोड्यूस हो रही है, इट इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 16, तो इट शुड बी राइट जस्ट लाइक दैट 1/16। और मैंने अभी आपको बताया इट इज ये जो है वो इसके स्क्वायर के बराबर है, तो इट मीन्स तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इट शुड बी लाइक रिटन लाइक दैट 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है इट इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 1:4, क्योंकि हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर, हम कंपैरिजन इनके बीच में करना है। ओके, इट कैन बी रिटन लाइक दैट 1:4। तो आंसर देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा हुआ है, बाय व्हाट फैक्टर द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, इट इज चेंज बाय द रेशियो ऑफ 1:4। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज 1:4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे करा हम लोगों ने सॉल्व? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस चैप्टर का, दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी इट इज 2.6 × 10⁻³ ohms। ओके, ये आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, वी नो दैट, हम लोग दिस साइन इज यूज्ड, मोह साइन, इट इज द साइन टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी, and the resistivity is given to you 2.6 × 10⁻³ ohm meter. Okay, these are the things that are given to us. First of all we have to write what is given to you. This one is given. Second point that is given to you, it has a cross sectional area of 30 × 10⁻⁻4 cm3. ओके, आप लोगों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगों को दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी है, इट इज 30 × 10⁻⁻4 cm3। ओके, अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट हम लोगों ने यूनिट चेंज करने हैं। हम लोगों के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज जनरली मेजर्ड इन मीटर, दीज आर द SI यूनिट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज मेजर्ड इन मीटर। तो हम लोग वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर क्यूब है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम अगर इसको चेंज करेंगे वी विल गेट 30 × 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सिंपल हमने सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करा, मीटर क्यूब में करा और कुछ नहीं करा। ओके, ये हमारे पास देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी। अब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है, आपको कैलकुलेट करनी है लेंथ, यू शुड हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल यूज़ करेंगे हम लोग स्मॉल एल। आपको क्या दे रखा है, और यू हैव टू रिक्वायर टू मेक अ 10 ओम कॉइल। आप लोगों को 10 ओम कॉइल दे रखी है, इट मीन्स जो आप लोगों को वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ द ए इट इज़ गिवन टू यू 10 ओम। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्या चीज़ें आप लोगों को गिवन दे रखी हैं और आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द एल, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द एल कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला R × A × रेजिस्टिविटी। ओके, सिंपल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इन्हीं के अंदर और हम लेंथ निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। वैल्यू पुट करिए, देखिए आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, और आप लोगों के पास रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, आपके पास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है। सिंपल वैल्यू पुट करिए और लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 10। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, हम लोगों ने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है, तो 10 × 30 × 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है आप लोगों के पास, 2.6 × 10⁻³ ओम मीटर। क्लियर? अब हम सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे। अब 10 × 30, इसको मैं 300 लिख सकती हूँ लाइक दैट, 300 × 10⁻⁸, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2.6 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे नीचे से, 26 लिख देंगे। ओके, ये 10 इट शुड बी राइट लाइक दिस, 10 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁻3। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 1, ये भी ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा लाइक दैट। ओके, तो आप लोगों ने 300 को 26 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 3 ऊपर हमारे पास ऐसे आ गया। करते हैं इसको सॉल्व, -8 और +1,
इट इज इक्वल टू -7 + 3 -4, ओके। तो हम लोग 300 को जब 26 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट लाइक द वैल्यू लाइक दैट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर दैट वी रिक्वायर टू मेक अ 10 ओम कॉइल। आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूला के अंदर और कुछ भी नहीं करना। इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जो समरी पॉइंट्स पढ़े, जो आप लोगों को मैंने इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए वो आप लोग डिटेल में ज़रूर कर लेंगे जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने में। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये वीडियो यहीं पर क्लोज कर रही हूँ और हम जल्दी ही मिलेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है और क्लास 10th का, ओके, उसी को लेकर। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।